क्या आपको बार बार नाक से पानी बहना, नाक बंद हो जाना, बार बार जुकाम हो जाना, बहुत सारी छींकें आना, कॉफिंग ज्यादा होना या आंख से पानी बहना, ऐसे सिम्टम बार बार होते हैं या फिर जैसे ही वसंत ऋतु की शुरुआत होती है तब ये सिम्टम हो जाते हैं, तो ये बीमारी क्या है और इलाज क्या करेंगे जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर तपन शाह, एमडी फिजिशियन। ऐसे सिम्टम के जिसमें पेशेंट को जैसे ही ऋतु चेंज हो जाए या फिर पेड़ पौधों के पास अगर कोई पेशेंट जाए या फिर बर्ड्स के नज़दीक या एनिमल्स के नज़दीक जाए तो बार बार छींके आ जाए, नाक से पानी बहने लगे, नाक बंद हो जाए, आंख से पानी बहने लगे या फिर नाक बंद हो जाने के कारण सांस में तकलीफ होने लगे, ऐसे सिम्टम्स को एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर बोलते हैं। ये सिम्टम होने का मेन कारण एलर्जी है जो कई बार पोलन्स से होती है। पोलन्स जब वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, जैसे इंडिया में फरवरी मार्च में, तब पेड़ पौधों में से बाहर आते हैं वसंत ऋतु की शुरुआत में। कई लोगों को डस्ट की एलर्जी होती है, कई लोगों को फंगस की एलर्जी होती है, कई लोगों को फूड आइटम्स की एलर्जी होती है, जैसे पीनट्स की, टोमेटो की, एग्स की। ये सब एलर्जी होने के कारण ऐसे नाक में बार बार सिम्टम पेशेंट को कई बार हैरान कर देते हैं। कई बार इनके स्कूल, कॉलेज में या ऑफिस में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसे सिम्टम को डायग्नोस करना वैसे बहुत ही सिंपल है। पेशेंट की हिस्ट्री पर से या एग्जामिन करके हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं। अगर कोई टेस्ट अगर करना है तो ब्लड में इओसिनोफिल के काउंट का बढ़ना, ब्लड में IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E का लेवल का बढ़ना या फिर स्क्रीन टेस्ट पॉजिटिव आना। स्क्रीन प्रिक टेस्ट में हम लोग कई सारे एलर्जेंस लेते हैं जिसके पेशेंट के शरीर में प्रिक करते हैं। अगर ये एलर्जन की प्रिक करने के बाद पेशेंट को रेडनेस आ जाए, वहाँ पर थोड़ी सी सूजन आ जाए, तो हम लोग मानते हैं कि उसको वो पर्टिकुलर एलर्जन से एलर्जी है। अगर साइनस का एक्सरे या सीटी स्कैन निकाला जाए तो उसमें भी हम लोग कई बार हेजीनेस देखते हैं और साइनोसाइटिस नाम की बीमारी देखते हैं। ऐसे पेशेंट को एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए तो ट्रीटमेंट करने के 4-5 एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है कि जिस एलर्जन से इनको तकलीफ होती है उससे दूर रहा जाए। हम उसे अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस बोलते हैं। जैसे अगर आपको पोलन्स की एलर्जी है तो जब आप बाग बगीचों में, पेड़ पौधों के बीच में जाओ, खेत में जाओ, तब मास्क पहन लो। जो N95 या सर्जिकल मास्क हम लोग कोविड के टाइम में यूज करते थे, वो मास्क एक्चुअली हमें कई और फायदे भी देता है। कोविड के बाद हम लोग मास्क यूज करना भूल गए हैं। कुछ ऐसे देश जैसे जापान, उसमें लोग जितनी बार बाहर निकलते हैं हर बार मास्क का यूज करते हैं। तो एटमॉस्फेयर के पॉल्यूशन से, एलर्जन से, पोलन से, फंगस से, कई चीजों से हम लोग दूर रह सकते हैं। कई बार लोगों के लिए एलर्जेंस का कंप्लीट अवॉइड करना मुश्किल होता है। ऐसे केस में सेकंड स्टेप आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का नेजल स्प्रे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिनको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में स्टीरॉइड्स भी बोलते हैं, वो स्टीरॉइड्स का नेजल स्प्रे हम लोग दोनों नॉस्ट्रिल में दिन में 1 या 2 बार 2-2 पफ इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाइयाँ जैसे कि बेक्लोमिथाजोन या मोमेटाजोन या फ्लूटिकाजोन के नेजल स्प्रे आते हैं, वो हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि जो भी आपका नाक का बाहरी भाग है उस तरफ को स्प्रे को पॉइंट करके इस्तेमाल किया जाए। अगर इस तरह से पॉइंट करते हैं तो नाक में से ब्लीडिंग होने की संभावना कम हो जाती है। कई बार पेशेंट स्प्रे लेने के लिए गर्दन को पीछे की तरफ ले लेते हैं। अब इसमें स्प्रे 2 टाइप के होते हैं। जो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाले या एंटीहिस्टामिन वाले जो स्प्रे आते हैं, उस स्प्रे में हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि सर थोड़ा सा आगे की तरफ झुका लिया जाए और स्प्रे को बाहर की तरफ करके 2 पफ लिए जाए और ऐसा दोनों नाक में किया जाए। अगर आपने स्प्रे कई दिनों से इस्तेमाल नहीं किया है तो पहले स्प्रे को ऊपर के भाग को टिश्यू पेपर से बराबर साफ करके उसके बाद इस्तेमाल करो। स्प्रे को हम लोग बोलते हैं कि 30 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर वाली जगह पे रखो। और अगर आपको स्प्रे यूज किए 30 डेज या उससे ज़्यादा हो गए तो हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि एक बार अच्छे से हिलाने के बाद एक आध पफ है वो बाहर ऐसे ही एटमॉस्फेयर में वेस्ट कर दिया जाए, उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाए, तब जाकर वो सही यूज करता है। अब अगर आपको ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के स्प्रे के इस्तेमाल के बावजूद भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही है तो उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ साथ में आए ऐसे स्प्रे आते हैं जिसमें 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन आता है। स्प्रे यूज करने का तरीका सेम रहता है। कई बार हम पेशेंट्स हमें बोलता है कि सर ये स्प्रे तो हम लोगों ने 2-3 दिन से इस्तेमाल कर दिया पर ज़्यादा फायदा नहीं मिला है।
तो ये स्प्रे का तुरंत फायदा नहीं होता है, इसको असर लेने में थोड़ा वक्त लगता है, तो ये रेस्क्यू रिलीफ के लिए नहीं है। कई बार पेशेंट्स में बोलते हैं सर मेरे जो तो डायबिटीज़ है या मेरे तो ऑस्टियोपोरोसिस है, मेरे बोन्स थोड़े कमज़ोर हैं, तो अगर मैं स्टीरॉयड का स्प्रे इस्तेमाल करूँगा तो मुझे कहीं बोन में फ्रैक्चर ना हो जाए या मेरे डायबिटीज़ बढ़ ना जाए। तो ये जो स्प्रे है वो टॉपिकल एप्लीकेशन है, जो सीधा नाक में ही यूज़ होता है, वो ब्लड में उसका एब्सॉर्प्शन बहुत ही कम होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को डायबिटीज़ में फ्लक्चुएशन होने का या ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क बहुत ही कम होता है। अगर आपको रेस्क्यू रिलीफ के लिए चाहिए, जैसे आपको आधी रात में नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ है, मुंह से सांस लेनी पड़ती है, तो ज़ाइलोमेटाज़ोलिन वाले नेज़ल स्प्रे आते हैं। इस प्रकार के स्प्रे हम लोग बोलते हैं पेशेंट को कि गर्दन को पीछे की तरफ या नीचे की तरफ ली जाए और इस्तेमाल किया जाए। अब ये जो टाइप के स्प्रे है वो थोड़े से हैबिट फॉर्मिंग है, वो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि रूटीन में इस्तेमाल ना किया जाए, वो जितने कम से कम ज़रूरत हो उतना ही लिया जाए। जो पहले वाले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाले जो स्प्रे थे वो हम लोग कम से कम 1 या 2 महीना इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनको हर साल में ऐसी पोलन्स की एलर्जी हो जाती है। फरवरी मार्च में कई लोगों को दिवाली के टाइम जब पटाखे ज़्यादा होते हैं, कई लोगों को दिल्ली साइड जो रहते हैं उनको जब सर्दियों में पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाए तब ऐसे सिम्टम आते हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि वो टाइम आने वाला है साल में, तो उसके 1 हफ्ते पहले ही आप ये स्प्रे इस्तेमाल कर दो ताकि आपको ज़्यादा हैरान ना होना पड़े। ये जो रेस्क्यू रिलीफ वाले स्प्रे है उसको ज़्यादा यूज़ किया जाए तो वो हैबिट फॉर्मिंग होने के कारण कई बार अंदर हाइपरट्रॉफी कर देते हैं, और ऐसे कई बार पेशेंट्स को हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो अगर आपको ये ज़ाइलोमेटाज़ोलिन या ऑट्रिविन टाइप का स्प्रे यूज़ करना है तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस या फिर टॉपिकल नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करने के बावजूद भी सिम्टम नहीं जा रहे हैं तो हम लोग ओरल एंटीहिस्टामिनिक्स ले सकते हैं। ओरल एंटीहिस्टामिनिक्स दवाइयों में पहले हम यूज़ करते थे ऐसी दवाइयाँ जिनके कारण पेशेंट्स को नींद बहुत आती थी, जैसे सेट्रिजिन या लिवोसेट्रिजिन या फेक्सोफेनाडिन या लोराटाडिन या ऐसी सब जो दवाइयाँ हैं उसमें पेशेंट को कई बार नींद ज़्यादा आती है। तो कई बार बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, कई लोगों की ऑफिस में मीटिंग होती है, कई लोगों को व्हीकल ड्राइव करना होता है, ऐसे लोगों को हम लोग ये दवाई ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। अब जो न्यूअर जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक टाइप की दवाइयाँ हैं जैसे बिलास्टीन, ये सारी दवाइयों में सिडेशन बिल्कुल नहीं होता है, ये हम लोग दिन के दौरान भी ले सकते हैं। हम रेकमेंड करते हैं कि ये बिलास्टीन टाइप की दवाइयाँ हैं वो भूखे पेट ली जाए, और उसको भी स्टोर करना है तो 30 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर वाले वातावरण में स्टोर करें। ऐसी दवाइयों में ज़्यादा हैबिट फॉर्मिंग की संभावना नहीं होती है, बट गिवन अ चॉइस टॉपिकल जो स्प्रे होता है वो हमेशा प्रीफर्ड रहता है ये ऐसी दवाइयों के मुकाबले। अब अगर ये करने के बावजूद भी अगर आपको रिलीफ नहीं हो रही है तो हमें सिस्टमिक स्टेरॉइड्स, वो शॉर्ट कोर्स हम लोग देते हैं जिसमें दवाइयाँ या इंजेक्शन मुंह से खाने के लिए या इंजेक्शन में देते हैं लगभग 5 या 7 दिनों के लिए। ये सब दवाइयाँ आपको हमेशा अपने डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में या सुपरविजन में ही देनी है। अब ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी कई पेशेंट्स को रिलीफ नहीं मिलती है, तो उसमें अब हमारे पास 2 और तरीके हैं। एक तरीका है इम्यूनोथेरापी और दूसरा तरीका है डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन में जिस कोई भी चीज़ से पेशेंट को एलर्जी हो वो हम लोग पहले एलर्जी प्रोफाइल करके ढूंढ लेते हैं, और एलर्जी प्रोफाइल में जो चीज़ स्पेसिफिकली हमें मिल जाता है कि ये एलर्जन से उसको एलर्जी हो रही है, उसके छोटे छोटे डोज रिपीटेडली हम लोग इंजेक्ट करते हैं या ओरली देते हैं, जिससे पेशेंट को कई बार लंबे समय के लिए, कई बार परमानेंट भी रिलीफ मिल जाती है।